लपू झरना भाषा की रचनात्मकता की वो परत खोलती है जो आजकल लिखने में बहुत कम दिखाई। अगर आपको लगता है कि आपके बचपन का शहर कस्बा, घर से भागकर सिनेमा देखना, वो सब आपकी स्मृति का, आपके आज के होने का एक जरूरी हिस्सा है, तो आपके लिए लपू झन्ना वो नाव है जिस पर बैठ करके आप अपने बचपन की यात्रा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और नई धारा समीक्षा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं वो है अशोक पांडे की बहुचर्चित किताब लपू झन्ना। लपू झन्ना पहले अशोक पांडे इसको अपने ब्लॉग पर थोड़ा थोड़ा करके लोगों के सामने पेश कर रहे थे और बाद में ये पूरी किताब के रूप में छप करके सामने आई। ये किताब जब छप करके आई है तब से लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की, इसके बारे में लिखा। आखिर क्या है इस किताब में? इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी बात करते हैं कि लेखक अशोक पांडे के बारे में। उत्तरकाशी में जन्मे अशोक कुछ समय के लिए अपने बचपन में रामनगर रहे थे। वे एक कहा जाए तो प्रोफेशनल घुमक्कड़ हैं। देश दुनिया की यात्राएं उनका न सिर्फ शौक रहा है बल्कि इसके बारे में बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिखा भी है। कबाड़खाना नाम का मशहूर ब्लॉग वो चलाते रहे हैं। काफल ट्री नाम की एक वेबसाइट जो उत्तराखंड केंद्रित है, उसके वे संस्थापकों में से हैं। और उससे भी बढ़कर अशोक यात्राओं से उपजे हुए अनुभवों की खदान है। यदि आप उनके साथ बैठ जाएं और थोड़ा कुरेदें तो आपको पूरी दुनिया की यात्राओं के नायाब किस्से सुनने को मिलेंगे। खैर, ये लपू झन्ना रामनगर में 2 साल अपने बचपन में 9-10 साल के बच्चे के बतौर वहां 2 साल रहे थे अशोक। इन्हीं 2 सालों की गाथा है। इस किताब के कई नाम हो सकते थे। इसका जो नायक है वह अशोक का दोस्त, जिसको किसी भी तरह से अच्छा बच्चा जो कैटेगरी होती है उसमें नहीं रखा जा सकता। उसका वर्णन करते हुए, उसका नाम है लफत्तू, और उसका वर्णन करते हुए अशोक कहते हैं कि वह चोरी के लिए इतना बदनाम हो चुका था कि जब वो अपनी स्कूल की ड्रेस पहनकर और बैग लेकर तैयार हो जाता स्कूल जाने के लिए, तो उसके पिता उसके सारे कपड़े उतरवा करके एक बार फिर से उसको नंगा करते, उसके झोले से सारा सामान उलट करके चेक करते और उसके बाद उसे जाने देते। वह लफत्तू अशोक का गुरु है। वह लफत्तू इस, अगर इसे उपन्यास कहा जाए तो इस उपन्यास का नायक है। अगर इसे आत्म कथा कहा जाए तो यह लेखक से ज्यादा जगह लेने वाला केंद्रीय पात्र है। अगर इसे संस्मरण कहा जाए तो भी उसके केंद्र में लफत्तू है। दूसरा जो इसके केंद्र में है वो है रामनगर। अगर आप आज भी रामनगर जाएं तो रामनगर एक बेहद मामूली सा कस्बाई शहर है
और जिस समय की ये बात हो रही है उस समय तो और भी छोटा कस्बा रहा होगा। रामनगर जाने पर आपको वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप कह सकें कि वाह ये क्या महान जगह है जहां हमें आना चाहिए था। लेकिन अगर आपने लपू झन्ना पढ़ रखी है तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत जगह कुछ है तो वो रामनगर है। रामनगर में आपको बागड़ बिल्ला मिलेगा जो एक दोस्त है। रामनगर में आपको बौने के बम पकौड़े मिलेंगे जो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन में से गिने जा रहे हैं। रामनगर में आपको वे तमाम अध्यापक मिलेंगे जो ना याद किए जाने वाले कारणों से याद किए जाते हैं, जिसमें कोई कसाई मात साहब है, कोई कोई और माट साहब है, उसके अलग अलग नाम रखे हुए हैं बच्चों। तो ये वो रामनगर जो अशोक की स्मृतियों का रामनगर है, और जहां महज 2 साल रहने वाला एक बच्चा अपनी स्मृतियों में एक ऐसा रामनगर क्रिएट करता है, ऐसा एक रामनगर रचता है कि आप उस रामनगर से मोहब्बत कर बैठते हैं। जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि छोटे कस्बों में या शहरों में, उस समय के शहरों में भी अगर आप देखें तो बातें कैसे फैलती हैं, कैसे बातों का संचार कैसे होता है, संचार माध्यम कैसे थे उस समय के, कि गॉसिप की जो दुनिया है वो कैसे उस समाज को एक दूसरे से जोड़ करके रखती है। उसको अगर आपको देखना है तो जरूर लपू झरना से आप गुजरे। इसकी शुरुआत में ही एक अध्याय है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति की रामनगर यात्रा का वर्णन है, और बहुत ही खूबसूरत, जिसमें क्योंकि रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क के बगल में है इसलिए विदेशी मेहमानों का वहां आना जाना बहुत आम बात है, वे आते जाते रहते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के भारत आने और जिम कॉर्बेट आने को लेकर के रामनगर में जो उत्साह है, जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं, उसमें सबसे मजेदार अफवाह यह है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति आ रहा है तो सोएगा कहाँ, क्योंकि क्रिकेट के जरिए लोगों को ये पता है कि भाई वहां के लोग जो हैं वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं। तो अफवाह शुरू होती है 6.5 फीट कद से, और वह कभी 6.75 फीट, 7 फीट, 7.5 फीट और 8 फीट तक पहुंच जाती है। और बाकायदा एक बढ़ई वहां का वो ये अफवाह फैला रहा है कि रामनगर का जो डाक बंगला है उसमें एक चारपाई है जिसमें पहले एक अंग्रेज पुलिस कमिश्नर सोया करता था, उसकी मरम्मत करने का ठेका मुझे मिला हुआ है। एक कबाड़ी उसमें कहता है कि नहीं ऐसी कोई चारपाई वहां है नहीं, जब वहां के कबाड़ बिक रहे थे तो मैंने उस घर का, उस डाक बंगले का कोना कोना देखा हुआ है। तो इन अफवाहों के बीच में राष्ट्रपति का आगमन होता है। सारे लोग कैसे जमा हैं घर की छतों पर, आसपास की जो भी इमारतें हैं उनकी छतों पर राष्ट्रपति को देखने के लिए, और किसी कुछ नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से उतरता है तो उस समय एक पूरा धूल का गुबार है और गाड़ी में बैठ के वो चला जाता है। तो किसी को नहीं पता चल पाया कि वो कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, लेकिन उस समय के बच्चों के मन में ये जो बात रही होगी उसका जितना सुंदर चित्रण, जितना कहा जाए बारीक चित्रण आपको यहां दिखाई पड़ता है लपू झरना में, वो अद्भुत है, उसको आप याद रखेंगे। तीसरी बात जो इस किताब को बाकी तरह की हिंदी लेखन से थोड़ा सा अलग करती है, जो इसकी खासियत है, वो है इसकी भाषा। इसका मुख्य पात्र लफत्तू तुतलाता है, लेकिन उसके
पूरे तुतलाने वाले जितने संवाद हैं उनमें कहीं भी उन संवादों को लफत्तू का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि लफत्तू अपनी उसी भाषा के जरिए, अपने उसी तरह के चरित्र के जरिए हीरो है। और किशोर मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, और जाहिर सी बात है कि किशोर मन में सब ऐसे सवाल ही नहीं होते जो कहा जाए तो सर्वसाधारण या बड़े लोगों के बीच स्वीकृत सवाल। उसमें लड़कों का लड़कियों के प्रति आकर्षण, लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण, अपने अध्यापकों के बारे में कुछ बात, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग जो आप अन्यथा पढ़ने को नहीं पाते हैं, या जिन्हें नमक मिर्च लगा करके पेश किया जाता है, उनका बड़ा सटीक और प्रामाणिक चित्रण आपको लपू झन्ना में मिलेगा। एक और बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, लपू झन्ना भाषा की रचनात्मकता की वो परत खोलती है जो आजकल लिखने में बहुत कम दिखाई। सृजनात्मकता की ये वो परत है जिसमें अतिरिक्त अलंकारिक भी नहीं है, जिसमें जबरदस्ती एक खास तरह के शब्दों को ठूंसा भी नहीं गया है। वो सहज है, प्रवाहपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा सटीक है, मार्मिक है। वह सही मौके पर सही शब्दों को लेकर के आती है, और इसीलिए ये किताब आप सब लोगों के लिए एक जरूरी किताब है। अगर आप अपने बचपन की यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जालिम अध्यापकों की जो भूमिका है और आपके जीवन में भी रही है उसको याद करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बचपन का शहर, कस्बा, घर से भागकर सिनेमा देखना, वो सब आपकी स्मृति का, आपके आज के होने का एक जरूरी हिस्सा है, तो आपके लिए लपू झन्ना एक तरह से कहा जाए तो वो यान है, वो नाव है जिस पर बैठ करके आप अपने बचपन की यात्रा कर सकते हैं। ये किताब हिंद युग्म से प्रकाशित हुई है। अगर आपकी दिलचस्पी इस किताब को पढ़ने में है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।